दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं लखनऊ के फेमस फोटोग्राफ़र अजेश जायसवाल जी, जिन्होंने अभी एक ब्यूटीफुल जो कैलेंडर है आप देख रहे हैं ये लॉन्च किया है। फैशन की दुनिया में लखनऊ में पहली बार फैशन को लेकर कोई कैलेंडर लॉन्च हुआ है। तो हम अजय जी से पूछेंगे कि ये कैलेंडर लॉन्च के पीछे क्या वजह रही और कैसे उन्होंने इस सफ़र को तय किया, क्या क्या कठिनाइयाँ आई होंगी, क्या उनके अनुभव थे इस कैलेंडर को लेके। अभी रमाडा में इसका एक फ़ैशन शो के जरिए लॉन्चिंग हुई थी, बहुत ज़ोरदार लॉन्चिंग। तो स्वागत करते हैं जय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी, नमस्कार लखनऊ वासियों। सर पहले तो इस कैलेंडर के बारे में बताइए कि ये कैलेंडर फैशन को लेकर आपने क्या कॉन्सेप्ट तैयार किया था। एक्चुअली पहले मैं आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी पे जैसे मैं कर रहा था, मेरा सब्जेक्ट पहले बड़ा इमामबाड़ा था, 7 एग्जीबिशन लगातार की, फिर 8वीं एग्जीबिशन मैंने 2019 में कथक पे किया था। अच्छा। फिर वो कोरोना आ गया और पिछले साल तो बिल्कुल ही एक तरह से रेस्ट ईयर हो गया। और फिर जब लॉकडाउन हटा तो बीच में ये पता चला कि कई जगह पे फोटोग्राफी मॉन्यूमेंट्स वगैरह में बैन थी कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो उस तरह से फ्रीली मैं कर नहीं पा रहा था। जैसे एक एक्टर होता है, उसके अलग अलग उसको रोल करने का शौक होता है अलग अलग टाइप का, तो हम फोटोग्राफर्स के अलग अलग फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। तो फैशन भी मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट था। लखनऊ में कई फैशन शोज़ भी होते थे, तो जब भी कभी टाइम मिला मैं कैमरा लेके रैम शो वगैरह शूट करता था। मुझे अट्रैक्ट करता था, सुंदर लोग होते थे, सुंदर ड्रेसेस होती थी, लाइट्स का इफेक्ट होता, मैं कवर करता। जैसे मैंने कथक को भी मैंने 7 साल तक कवर किया था, तो उस पर भी मैंने एक एग्जीबिशन बनाई। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ लखनऊ में फैशन वगैरह के प्रोग्राम्स होते हैं, शोज़ होते हैं, पर एक बहुत अच्छे लेवल पे नहीं होते हैं, या होते हैं तो बहुत कम होते हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा फैशन के प्रति थोड़ा सा लखनऊ में एक अवेयरनेस बढ़ाई जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक, पहले भी हमने 5 कैलेंडर मैंने लिमिटेड एडिशन मैंने लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा। लखनऊ मॉन्यूमेंट बेस्ड थे। तो मैंने कहा चलो हम फैशन कर लेते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इधर कैमरा लेके भटकना नहीं पड़ेगा। तो मैंने ये कंसेप्ट बनाया। फिर मैंने अपने मॉडल कोऑर्डिनेटर से बात की, क्योंकि मैं इस फील्ड में बिल्कुल नया था, इवन मैं मॉडल्स को भी नहीं जानता था, शायद एक आध दो होंगे। तो मैंने कहा क्यों ना हम मॉडल्स को इकट्ठा करते हैं। पहले तो मेरा प्लान था कि हम लखनऊ को के जो जरदोजी वर्क है और चिकनकारी वर्क है वो अलॉन्ग विद द मॉडल्स के साथ में मैं शूट करता हूँ। तो लेकिन मुझे जरदोजी वर्क पे और थोड़ा चिकन के वर्क पे कुछ हमें ड्रेसेस मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। अच्छा। कि बहुत से डिज़ाइनर सोचते हैं कि यार हम अगर मेरी ड्रेसेस पहन फोटो खींचिए तो कॉपी हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब ये सब प्रॉब्लम आने लगी तो मैंने चलो मैं इसको क्या मैं इतना प्रेशराइज करूँ लोगों को, चलो मैं फैशन ही कर देता हूँ। तो कुछ डिजाइनर्स हमारे साथ में जुड़े, तो उनकी कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस हैं या इंडियन ड्रेसेस हैं, या कुछ जैसे पारुल चौहान जी ने अर्शी जमाल जी का ये पहना हुआ बहुत खूबसूरत ड्रेस है। तो दीपिका जी हैं, उनके भी ड्रेसेस बहुत खूबसूरत, 3-4 डिजाइनर्स हमसे जुड़े। तो उनकी ड्रेसेस पे हमने फिर अपना होटल में के लोकेशन पे मैंने इसको मॉडल को लोगों को अप्रोच किया, थ्रू उनको मैंने कंसेप्ट समझाया कि ये क्या है। बहुत से जैसे अपकमिंग जो मॉडल्स हैं शायद उनको कैलेंडर का इतना नहीं समझ में आ रहा था, क्या कैलेंडर है, क्या शूट है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं तो वो या तो एड्स के लिए शूट करते हैं या उसके शूट करते हैं। तो लेकिन पारुल चौहान जी और हमारी पंखड़ी गुडवानी जी बेसिकली ज़्यादातर सब लखनऊ से ही रिलेटेड है। तो वो लोग एग्री कर गए। जब उनका शूट शुरू हुआ तो बाकी मॉडल्स को लगा कि नहीं, जब ये लोग कर सकते हैं तो ज़रूर कोई ख़ास बात होगी इस कैलेंडर में। फिर उनको पता चला अजय जायसवाल का कैलेंडर शूट है, तो सब धीरे धीरे एग्री हो गए। उनको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगने लग गया। इस पे हमने फरवरी से काम शुरू किया था। अच्छा। मतलब ऑलमोस्ट 1 साल लगा तकरीबन, मतलब 20-20 में रुक जाता था, कभी मॉडल्स अवेलेबल नहीं हुई या हम नहीं हुए, फिर लॉकडाउन आ गया, कोरोना आ गया, रुक गया। फिर जैसे जैसे जो लोग अवेलेबल होते गए उनको फिर हमने शूट करते हैं शुरू किया। लास्ट मंथ तक ये काम चला, फिर किसी तरह ख़त्म हुआ। फिर हमने इसके जब कैलेंडर का एक रूप दिया, फिर मैंने सोचा ऐसे कैलेंडर का निकालते, पहले तो हमने ऑनलाइन डाल दिया था, फेसबुक पे डाल दिया था। तो मैंने कहा इसका एक प्रॉपर लॉन्चिंग होना चाहिए। जब लॉन्चिंग एक होगी, जैसे मैंने सोचा कि क्यों ना एक फैशन शो करते हैं, दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो हमारे मेरे कैलेंडर को भी बूस्ट मिलेगा, मॉडल्स को भी बूस्ट मिलेगा, एक ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कैलेंडर लॉन्चिंग। तो इसीलिए हमने 19 तारीख को फैशन शो के साथ में ही अंदर मैंने लॉन्च किया।
और मैंने 10 मिनट का अपना एक फैशन पे मैंने जो रैम शोज होते थे उसकी मैंने फ़ोटो सेलेक्ट करके स्लाइड शो बना के मैंने उसको भी प्रेजेंट किया था, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, कैलेंडर भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक अवेयरनेस हुई है कि चलो एक, और ये मैंने बहुत डिसेंट कैलेंडर मैंने बनाया है कि लोग कहीं भी घर में, ऑफिस में, कहीं भी आराम से लगा सकते हैं। लेकिन जब कैलेंडर की बात होती है तो वॉल कैलेंडर ज़्यादा होता है, आपने टेबल कैलेंडर सेलेक्ट किया वो भी फैशन का? हाँ, उसका एक रीज़न ये था कि जब मैंने पहले 2 कैलेंडर लखनऊ पे मैंने निकाले, वॉल कैलेंडर थे। अच्छा। बेसिकली 3 थे। तो उसमें कुछ लोग कहते थे साहब भाई हमारे पास दीवार में की लगाने की जगह नहीं है, या मेरा कुछ वॉल पैनलिंग है ख़राब हो जाएगा, तो लोग थोड़ा सा वॉल पे लगाने के परहेज करते थे। तो मैंने कहा फिर वो कैरी करने में भी, जैसे कुछ लोग बाहर से लोग आते थे, ले आते, तो कैरी करने में मुश्किल होती थी। कुछ कैलेंडर अगर क्वालिटी अच्छी, थोड़े से हैवी भी हो जाते थे उठाने में या जो है, फिर मैंने क्यों ना मैं डेस्कटॉप कर दूं, तो ताकि लोगों को ये ना कहने का मौका मिले कि साहब कैलेंडर बनाया कि हम कहाँ लगाएं। तो मैंने फिर डेस्कटॉप 2 कैलेंडर पहले डेस्कटॉप बनाए, तो वो सभी कैलेंडर का लखनऊ वासियों ने मेरा जैसे एग्जीबिशन को काफ़ी सहारा, कैलेंडर को भी सहारा, बहुत सपोर्ट दिया। मैं तो जो कुछ हूँ लखनऊ वालों की वजह से हूँ, आप लोगों की वजह से इतना मुझे सपोर्ट मिला, वरना नहीं मिलता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होता। तो मैंने सोचा मैं भी इसको डेस्कटॉप ही बनाऊँगा, और डबल साइड मैंने इमेजेस रखी हैं, और उसमें 17 मॉडल्स का इसमें पिक्चर्स है। 17 मॉडल्स हैं, और 17 मॉडल हमने खींची थी। तो कुछ 2 जैसे पारुल चौहान है, उनकी 2-2 फोटोज आई हैं, बाकी सिंगल है। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, ये हैं पारुल चौहान। ये पारुल चौहान जी। और थोड़ा सा इनके बारे में आप बताते रहिए कि कैसे ये फ़ोटोशूट हुआ था। ये अंदर मेरे होटल के रमाडा के अंदर की शूट है। अच्छा। वहाँ पे इस तरह की लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई है, तो हर लोकेशन को पहले मैं सेलेक्ट करता था। अच्छा। विजुलाइज करता था, तो फिर पहले ही माइंड में कंसेप्ट रख के जो अच्छे लोकेशंस होते थे उस पर मैं ले आकर फिर शूट करता था मैं। ये फरवरी जी, ये पंखड़ी गुडवानी जी हैं, ये हम मेरे लॉबी का ही है। अच्छा जी, फाउंटेन है वहाँ पे एक गोल सा। और ये मार्च, ये हाँ अनुकृति शर्मा जी हैं, लखनऊ की हैं। ये आजकल साउथ इंडिया में बहुत लीडिंग फिल्म हीरोइंस हैं, काफ़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स वगैरह उन्होंने की हैं। अच्छा। उनका 2013 में भी मैंने प्रोफाइल शूट किया था। शी इज़ अ वेरी गुड मॉडल एंड एक्ट्रेस। आप लोग देखते रहिए मॉडल्स को, हम आपको कैलेंडर भी दिखा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये अप्रैल जी, ये श्रद्धा जुबेदी हैं। अच्छा। लीडिंग मॉडल हैं लखनऊ की, अच्छा काम कर रही हैं आजकल। नेक्स्ट है आपका, ये शाइन शेख जी हैं, शी इज़ फ्रॉम बॉम्बे। अच्छा। एड्स वगैरह में और उसमें। तो ये सारे इन लोगों को यहाँ आपने बुलाया? जी जी। ये हमारी फिजा खान जी हैं, मिस दिल्ली रही हैं। अच्छा। शी इज़ फ्रॉम इलाहाबाद, ये वहाँ से आई थी शूट कराने। ये रुचि जी हैं, ये लखनऊ की हैं, अभी अपकमिंग मॉडल हैं लखनऊ की, काफ़ी अच्छा ये भी काम कर रही हैं। ये हमारी रितिका जी हैं कानपुर की, शी इज़ अ वेरी गुड मॉडल, वेरी प्रोफेशनल काम में जो है। ये मुस्कान जी हैं, ये भी लखनऊ की हैं, अच्छा काम कर रही हैं फैशन वर्ल्ड में। ये यशी जी हैं, शी इज़ फ्रॉम कानपुर, शी इज़ अ वेरी गुड मॉडल, पोज वगैरह बहुत सुंदर हैं इनके, प्रोफेशनल तरीके से काम करती हैं। ये आहाना जी हैं, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड मॉडल फ्रॉम लखनऊ, काफ़ी फैशन शोज़ वगैरह में ये पार्टिसिपेट करती हैं। अच्छा, आपके सारे मॉडल्स हो गए, कोई बचा? एक और है दिसंबर महीना। अच्छा, 1 दिसंबर महीना और है, ओके। ये शुभांगनी द्विवेदी हैं, शी इज़ वेरी यंग एंड वेरी गुड, शी इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मॉडल, फैशन शोज वगैरह में। बाकी सब रिपीटेड हैं मॉडल आगे पीछे। ये मेरा राइटअप है थोड़ा सा फैशन को लेके। अगर कैलेंडर आपके पास होगा तो लेके आप पढ़िए, कुछ स्टोर्स वगैरह में अवेलेबल हैं। अच्छा। और आने वाले समय शायद ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो कोई कास्ट रखी है इसकी आपने जो वहाँ पे है? जी, एक तो हमने साइज़ अच्छा रखा है, पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी इम्पोर्टेड है, सिल्वर फिनिश वगैरह आप देख रहे हैं। इसकी कॉस्ट ही अच्छी है, मतलब प्राइस अगर आप कहिए तो मैं कोट कर दूँ, नहीं तो फिर अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं वहाँ जो अगर लोग लेने जाएंगे तो हाँ 750 का है, 750 क्योंकि 24 इसमें इमेजेस हैं बोथ साइड। और बेस्ट हमने पेपर क्वालिटी और बेस्ट प्रिंटिंग इंक्वायरी मैंने यूज़ किया। तो एक बॉक्स भी आप देखिए, इसका बॉक्स भी है कैलेंडर। हाँ, ये बॉक्स भी बहुत सुंदर सा है।
इसका भी एक अपना एक कॉस्ट है, हर चीज़ का कॉस्ट है। जी जी। तो मेरा कोई मकसद नहीं है कि मुझे कोई पैसा वैसा कमाना है क्यों है, लेकिन अवेयरनेस है जो है। कुछ हमारे जो फैंस हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे वर्क को अगर लेना चाहते हैं तो कुछ परसेंटेज ऑफ हम जो है अपना वर्क कुछ मार्केट में रख देते हैं, कुछ लोग अपना वो ले लेते हैं एज अ मेमेंटो एंड ऑल। जी, तो ये तो आपकी इस कैलेंडर की बात थी। आपकी जो फोटोग्राफी की यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई? मुझे बचपन से ही शौक था, और फोटोग्राफी में जब जैसे स्कूल में कभी हम लोगों की क्लास एक ग्रुप फोटो खींचती थी, जो फोटोग्राफर बुलाए आते थे तो कैमरा लेके आते थे, तो मुझे कैमरा बहुत अट्रैक्ट करता था कि फ़ोटो खिंचाने से अच्छा है कि मैं इस कैमरे पीछे मैं फ़ोटो लूँ। तो अचानक नेक्स्ट ईयर मतलब कि मैं 6-7 में था, तो एक स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम क्लासेस स्टार्ट हुई जिसमें फ़ोटोग्राफी एक सब्जेक्ट था जी। हफ्ते में 1 या 2 उसके क्लासेस होती, तो वो मैंने ज्वाइन किया। तो उसमें जो फोटोग्राफर टीचर थे, नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो उन्होंने एक शू बॉक्स से कैमरा हम लोग प्रैक्टिकली बनवाया, तो उसमें कॉर्नर लेंस वगैरह लगा के और फिर ब्लैक एंड वाइट फिल्म को उसमें रोल लगा एक्सपोजर दे के, तो वो पहला इस तरह से हमने शॉट लिया था। तो एक्सीडेंटली अच्छी आ गई होगी, तो शौक इस तरह से मेरा बढ़ता गया। फिर मेरे फादर को भी फोटोग्राफी फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। अच्छा। तो अपने शौक के लिए एक कैमरा लेके आए थे, उसमें दिल्ली से याशिका कैमरा था, और उसमें एंड्रॉयड कैमरे चलते थे रोल्स वाले कलर्ड, तो वो लाए थे। तो हम शौक घर में फैमिली फंक्शन होते थे तो रोल लगा के हम खींचते थे, कुछ अच्छी आती थी कुछ ख़राब आती थी। जब थोड़ा बहुत मैं उसमें थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो गया, तो अब 36 होती थी, घर के फंक्शन होते थे, 10 हम अपने लिए बचा लेते थे। तो पूछा यार 36 तो फोटो का है, तुम तो सिर्फ 20 ही खींचते हो, बाकी 10 कहाँ आती है। तो मैं कुछ बोलता नहीं था कि नहीं ख़राब आई वो आई है। फिर इस तरह से इन बिटवीन में चलता रहा। कभी मैं भूल गया करना, कभी कुछ, तो कभी बाहर अगर मैं जाता था तो एक डिजिटल कैमरा लेके मैं चलता था, शूट वूट कर लिया। तब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का कुछ था नहीं, कुछ कभी प्रिंट्स बनवा लिए, टाइम मिला नहीं बनवा लिए, कुछ रोल्स अभी भी रखे हैं, डेवलप भी नहीं हुए। तो कभी कभी नेगेटिव्स को देखता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किया तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने, अब जो कि ठीक से मैंने स्टोर नहीं किया, तो बहुत से नेगेटिव्स ख़राब भी हो गए मॉइस्चर की वजह से, उसकी वजह से। फिर जब मैं 2008 में फेसबुक आया, मैंने उस पर लॉग इन किया फर्स्ट टाइम। जब मैं फेसबुक पे विजिट किया तो मैंने सबसे पहले ये सब नोटिस किया कि उसमें बहुत से फोटोग्राफर फ़ोटोज़ अपनी अपलोड करते हैं, और उसमें लोगों के लाइक्स कमेंट्स आ रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद देखा कि ये तो बहुत अच्छा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है कि आप अपना वर्क दुनिया को इंस्टेंट दिखा सकते हैं। अच्छे भी व्यूज़ मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, जो जानने वाले हैं बट नेचुरल है वो आपकी तारीफ़ करेंगे। तो मैंने तुरंत कैनन DSLR कैमरा ख़रीदा। अच्छा। उससे मैंने कुछ फोटोग्राफी स्टार्ट की। एक 100 में मैक्रो लेंस आता, मुझे फूल पत्ती की फ़ोटोज़ देख के बड़ा शौक था, तो फिर मैं मैक्रो वगैरह करना मैंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक दिन मैं सुबह 5 बजे गया कि चलो इमाम बाड़े के सामने एक पार्क है नींबू, 5 बजे जाएंगे तो कुछ शायद अच्छा कुछ सब्जी मिल जाए। अप्रैल का महीना था। मैं गया लेकिन मायूस हो गया, कुछ मुझे मिला ही नहीं। मैं बाहर निकला नींबू पार्क से, फिर देखा सामने बड़ा इमाम बाड़ा है। तो मैंने सोचा चलो इमाम बाड़े की मैं फ़ोटो खींचता हूँ। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट जो कैमरा मैंने अभी जो लिया था कैनन का, सबसे पहले मैं रेजिडेंसी गया था। वो शूट वूट किया, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लिया, मैंने इतना नोटिस नहीं किया। फिर मैंने इमाम बाड़े को शूट वूट किया, तो पिक्चर अच्छी आई, तो मैंने क्यों नहीं हम इसकी एक एग्जीबिशन करते हैं। फिर मैंने सोचा कोई और मैं मॉन्यूमेंट्स खींचता हूँ। फिर मेरा माइंड ने क्लिक किया क्यों ना हम सिर्फ इसी सिंगल मॉन्यूमेंट पे ही काम करें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा था, रघुराज जी हैं ताजमहल पे काम किया, और भी कई बाहर के फोटोग्राफर जो सिंगल मॉन्यूमेंट पे काम कर रहे थे। तो मैंने फिर सिंगल मॉन्यूमेंट पे काम करना शुरू किया, और ऊपर वाले वजह से मैं मेहनत करता चला गया, इंटरेस्ट डेवलप होता गया, लोगों ने सहारा मेरे काम को। पहली एग्जीबिशन मैंने 2012 में की। अच्छा जी, असाफ़ी अंदाज के नाम से, ललित कला अकेडमी लखनऊ में। तो वो भी काफ़ी लोगों ने सहारा। फिर दूसरे साल 2013 में एक फैंटेसी करके उसमें लाइट्स वगैरह को लेके मैंने वर्क किया था, उसको एग्जिबिट किया। वही इमाम बाड़े पे सब इमाम बाड़े पे सारा मैंने 7 एग्जीबिशन हर साल डिफरेंट थीम पे मैंने की लगातार। अच्छा। और सभी एग्जीबिशन में मैंने कोई भी सिंगल तस्वीर को रिपीट नहीं किया। फिर 2014 में डिवाइन लाइट पे किया, जो झरोकों से और वहाँ के जो
आर्चेज होते हैं, उसके बीच से जो नेचुरल सनलाइट्स आती हैं, उनकी क्या फॉर्मेशन बन रही है दीवार पे या फर्श पे, या लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उस पर मैंने क्या, वो ज़्यादातर मैंने ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ उसकी बनाई थी, वो भी अप्रिशिएट हुई। फिर 2015 में मैंने एग्जीबिशन का मेरा नाम था आसिफी परिंदे। अच्छा। जो परिंदे वहाँ इमामबाड़ा में आते थे उसको मैंने अलॉन्ग विद द मॉन्यूमेंट मैंने शूट किया। वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए फेमस हुआ, टफ था। हाँ, अच्छा। फेमस हुआ। अच्छा। क्योंकि उसमें मैंने प्रिंट्स भी बहुत बड़े बड़े लगाए थे, क्योंकि वो कुछ पिक्चर्स ऐसी होती हैं कि जो छोटे साइज़ में भी अच्छे लगती हैं, कुछ पिक्चर ऐसी होती है उनका इम्पैक्ट सिर्फ बड़े साइज़ में ही दिखता है। तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ लगाए थे, बड़ी एग्जीबिशन थी, उसको लोगों ने बहुत सहारा, कि लोगों ने यहाँ तक बोला कि ऐसा लगा कि आपने एक टुकड़ा इमामबाड़ा काट के लगा दिया। उसमें डिफ़िकल्टी मुझे सिर्फ ये हुई थी बहुत ज़्यादा कि हर चिड़िया, हर बर्ड्स का अपना अपना एक नेचर होता है। मुझे वहाँ पे कई तरह के तोते मिले, कई तरह के कई जैसे बर्ड्स हैं जिनको कटफौड़ा या बोलते हैं, अलग अलग तरीके मिली, बुलबुल भी मिले, कबूतर कई तरह के मिले और चील वगैरह मिली। तो सब उसी मॉन्यूमेंट रेगुलर ही आते थे, अलग अलग स्पॉट पे वही उनका आशियाना था। वही उनका आशियाना था। तो 15-20 दिन तो मैं सिर्फ एक स्पॉट ही ढूंढता था कि कौन कब कहाँ आ रहा है। मुझे उल्लू का भी जोड़ा वहाँ पे मिला। अच्छा। हाँ, हमेशा मिलता है। उनका एक स्पेसिफिक टाइम है कि लोग कहते हैं सुबह तो उल्लू निकलते नहीं, आपको कैसे मिल गए? मैंने कहा तू मेरे आप चलिए, मैं आपको खिंचवा देता हूँ। क्योंकि सुबह भी निकलते हैं, ठंड होती है, उनको भी धूप चाहिए होती है, कुछ खाना चाहिए होता है। तो 2 जोड़े बड़े क्यूट से वहाँ बैठे रहते। बस डिफ़िकल्टी ये थी कि अगर हम चिड़िया को क्लिक कर रहे हैं तो बिल्डिंग, उसका जो पर्सपेक्टिव है वो भी ना, वो टेढ़ी मेढ़ी होनी नहीं चाहिए कि बिल्डिंग आगे गिर गई पीछे गिर। तो ये डिग्री ऑफ बहुत डिफ़िकल्टी थी मेरे लिए। मैंने बहुत मेहनत करके इसको मैंने किया, बहुत लोगों ने फिर अप्रिशिएट किया। फिर 2016 में एक और मेरी थीम आई, ज्योमेट्री ऑफ स्काई। अच्छा। उसमें मैंने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, स्काई को लेके मैंने ऐसी बनाई कि जैसे जिसमें बिल्डिंग का हिस्सा ट्रायंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, ऑक्टागन दिख रहा है, इस तरह के मैंने ज्योमेट्री करके बनाई थी। अच्छा। वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, लोगों को एक बड़ा नया वर्क देखने को मिला। फिर हमने उसके बाद में 2017 में तिलिस्म गुम्बद नाम की मैंने, जो वहाँ के गुम्बद थे इमामबाड़े के, अच्छा, उसको मैंने अपने तरीके से शूट किया, वो डिस्प्ले किया, वो भी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर लोगों ने कहा आप इतनी एग्जीबिशंस किए, हमें उसमें पीपल नहीं दिखते हैं, आदमी नहीं दिखते हैं। तो मैंने कहा इक्का दुक्का कभी आ गए शॉट में, तो मैंने कहा चलो ये सीरीज़ हम वहाँ पे जो लोग आते थे सबके अलग, हाँ, पर्यटक हैं या वहाँ के जो रिलीजियस लोग आते थे, सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती थी, सबके अपने अपने फेवरेट स्पेसेस होते थे, प्लेसेस होते थे, उनको फिर मैंने लेके शूट किया था, जिसका टाइटल मैंने दिया था पीपल एंड स्पेसेस। अच्छा। उसमें एक चीज़ बहुत लोगों को यूनिक लगी थी, जब मैं गर्मियों में शूट कर रहा तो बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कहा बारिश होती है तो बारिश में लोगों की क्या एक्टिविटीज़ हैं वहाँ इमामबाड़े में। तो मैं सारी फोटोग्राफी मैंने हमेशा अपने कंधे पे ही बोझ पे लाद के मैं चलाऊँ। अच्छा। मेरा कोई कैडी भी नहीं होता था, तो मैं जब बारिश होती थी मैं कैमरा छतरी इंस्टेंट में कार में रखा रहता, जैसे ही मैं तुरंत इमामबाड़े निकल जाता था, एक हाथ में छतरी और एक हाथ में कैमरा। तो बहुत से लोग जैसे बारिश शुरू हुई निकल के तुरंत भाग रहे हैं, कोई बिल्डिंग से बाहर निकल के भाग रहा है, कुछ माएँ अपने बच्चे को लेके आ रही गोद में, कैसे बच्चों को बचा रही हैं। उसमें 1-2 फोटोज़ मैंने एक साथ लगाई थी कि एक हिंदू माँ और एक मुस्लिम माँ, दोनों माँ ही हैं, लेकिन दोनों का धर्म अपने बच्चों को बचाना है। तो वो पैरेलली मैंने लगाई थी, वो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट कि माँ चाहे किसी तो माँ ही होती है। तो इस तरह की मैंने 10-12 प्रिंट्स इसके बना के बारिश पे लगाई थी, पूरी एक सीरीज़ बनाई थी, उसमें भी लोगों ने बहुत पसंद किया। फिर 2019 को मेरा एक थीम था कि मैं कुछ कोहरे पे काम करूंगा इमामबाड़े में। थोड़ा सा मैं चाहता था कि उसके अंदर लोगों को एक सस्पेंस टाइप का कुछ दिखे। तो लेकिन अब वो मेरी बदकिस्मती थी कि उस दिन कोहरा ही नहीं हुआ, उस साल नहीं हुआ। मैं फरवरी तक इंतजार करता रहा, फरवरी आगे निकल गई। तो मैंने सोचा क्या करूँ, चलो अब आर्टिस्ट होता है ना कि वो खाली देर ज़्यादा बैठता नहीं है। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा, पैरेलली में ये कर ही रहा था कथक, अदर डांस फॉर्म अलग अलग जब इवेंट्स होते हैं, मैंने चलो मैं इस पे देखता हूँ। तो उसमें बहुत अच्छा वर्क निकला। कथक पे भी मैंने वो सीरीज बनाई, एग्जीबिशन लगाई थी। और मैंने उस दिन लगाई जिस दिन शायद 29 अप्रैल को वर्ल्ड डांस डे होता है। अच्छा।
उस दिन मैंने ये इसका इनॉग्रेशन किया था और कुमकुम धर जी मेरी चीफ गेस्ट थी। और उस दिन मैंने कथक के ऊपर डांस भी मैंने रखा था। उनके जो डिसाइपल थे उन्होंने 3 डांसर्स ने परफॉर्म भी किया था, लाइव परफॉर्म किया था टू कमरेट द वर्ल्ड डांस डे। वो भी फिर अप्रिशिएट की। वो 2019 था, फिर 20 तो कोरोना में निकल गया और फैशन पे मैंने सिर्फ स्लाइड शो कर दिया और ये मैंने कैलेंडर लॉन्चिंग की कि चलो अवेयरनेस हो। आमतौर पे जो पेंटिंग एग्जीबिशंस लगती हैं या फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगती हैं तो उनको लोग नीरस मानते हैं। आपने कुछ म्यूजिक सिस्टम और ये सब भी इन्वॉल्व किया था? हाँ, उसका कारण ये था कि जब मैं पहली मेरी एग्जीबिशन थी जुलाई में थी और भगवान की दया से लोगों ने इंस्टेंट मेरे को हाथों हाथ लिया। जब कभी इन बिटवीन में लोग जैसे नहीं आते थे तो मैं रेगुलर एग्जीबिशन में बैठता था सुबह फॉर द ऑडियंस। और इसका एक रीज़न ये था कि जब मैं कभी एज अ व्यूअर जाता था, चाहे पेंटर की एग्जीबिशन हो या फोटोग्राफर, अगर आर्टिस्ट नहीं मैं खुद सोचता था कि यार आर्टिस्ट तो है नहीं, लगा दी है, वो गायब है। तो कभी कभी होता है कि आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ नामी लोग आते हैं, नहीं मिलते, थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं ही ये काम करूँगा तो उन्होंने मेरे में क्या फ़र्क। फिर मैं अपने हर एग्जीबिशन में मैंने ऊपर वाले ने साथ दिया। मुझे कोई कभी ड्यूरिंग द एग्जीबिशन ऐसा कोई एजेंट वर्क नहीं आया कि मुझे वहाँ से छोड़ के भागना पड़े। उसका रिजल्ट मुझे ये मिला कि बहुत से लोगों से इंटरेक्शन हुआ। स्कूल कॉलेज के बच्चे आते थे देखने, हम लोग व्यूज़ एक्सचेंज करते थे, एक्सपर्ट्स भी आते थे, फोटोग्राफर भी आते थे, क्रिटिक्स भी आते थे। तो ये एक्सचेंज जो होता था, लोग फोटोग्राफी आपके बारे में जानना चाहते थे, टेक्निकल के बारे में जानना है, तो उससे एक्सचेंज हो जाता। उनकी भी नॉलेज बढ़ी, मेरी भी नॉलेज बढ़ी। रही बात म्यूज़िक के, जब पहला मैंने एग्जीबिशन किया तो बैठे बैठे फिर मैं बोर रहा, नींद से आने लगती थी। तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट एग्जीबिशन करूँगा तो अब मैं म्यूज़िक रखूँगा। तो मैंने म्यूज़िक सिस्टम रखा और थीम के हिसाब से मैं म्यूज़िक प्ले करता था। सूफ़ी है या इस तरह का फ्यूज़न टाइप म्यूज़िक कि जो बहुत क्लासिकल, हैवी क्लासिकल होते हैं तो वो थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आते हैं। तो मैंने फ्यूजन टाइप बैकग्राउंड में बजता था, लोगों को अच्छा लगता था, उसका एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता था। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, 2013 में मालिनी अवस्थी जी मेरी चीफ गेस्ट थी। तो वो जैसे ही आई तो मैंने उनके ही गाने का बैकग्राउंड में म्यूजिक गाना प्ले कर दिया और वो जैसे ही एंटर किए तो उनका ही गाना चल रहा था और ऑडियंस पूरी फुल थी हमारी। बाद में शी वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने इंटरव्यू में भी बोला कि मैं तो इतने एग्जीबिशन में गया हूँ लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि एक तो इतनी ज़्यादा गैदरिंग है और प्लस मेरा गाना बज रहा है, मेरे लिए अच्छी क्या हो सकता है। तो तब से ये मैंने म्यूजिक सिस्टम सिलसिला शुरू हुआ कि मैं कहीं बीच में बोर ना फील हूँ, तो एक समा बंधा रहता है। आपने फोटोग्राफी सीखी नहीं है? हाँ, करते करते आप जो करते ट्रायल एंड एरर से इधर से सीखा, उधर से सीखा, बुक से पढ़ा और कभी कुछ यूट्यूब का कभी कभी सहारा लिया। कुछ सीनियर लोग मिल गए, कुछ अगर मुझसे समझ नहीं आता तो मैं उनसे कंसल्ट कर लेता था, वो मुझे सिखाते। तो बस ट्रायल एंड एरर से मैं जो है सीखता गया। मैं अभी भी मैं सीख रहा हूँ। फोटोग्राफी इज ऑलवेज ए लर्निंग प्रोसेस। अगर मैंने सोच लिया, आज भी अगर मैंने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा फोटोग्राफर बन गया और मुझे बहुत कुछ आता है, ये मैं अपने को नुकसान को मैं करूँगा और मेरा स्टैग्नेशन वहीं हो जाएगा। फोटोग्राफी में एवरीडे कुछ ना कुछ नए नए रिसर्च हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर में हो रहे हैं, कैमरेज में हो रहे हैं, लेंसेज में हो रहे हैं, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, लाइटिंग में नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो उसके नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने को अपडेट करके चलेंगे तो आपके लिए ही खुद के लिए सक्सेसफुली अच्छा है। और मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे कोई नाम पैदा करना है, कुछ करना है। मेरा एक शौक था, इच्छा थी, मेरे को एग्जीबिशन करनी है। जब मैंने बताया अपनी वाइफ को मैं करने जा रहा हूँ, बोले तो उनको विश्वास है, तो एग्जीबिशन करने जा रहा हूँ, फेल हो गई तो क्या। मैंने फेल हो गई, फिर 7वें दिन बैठ के सोचेंगे भाई क्या कमी मुझसे रह गई है, हम इम्प्रूव करेंगे। लेकिन ऊपर वाले ने वो खैर मुझे दिन ही नहीं दिखाए अभी तक। सबसे बड़ा सपोर्टर आपका कौन है? सबसे बड़ा सपोर्टर मेरे ब्रदर हैं सुरेंद्र कुमार जायसवाल। उन्होंने मुझे फाइनेंशियली चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि ये तो भाई महंगे शौक है, महंगे महंगे कैमरे भाई लेने पड़े, लेंसेज लेने पड़े, एग्जीबिशन के में वो ही हमको सपोर्ट करते रहे। वो मेरे सबसे बड़े स्पॉन्सर रहे। अच्छा। अगर वो न सपोर्ट करते तो शायद मैं इस लेवल पे नहीं कर पाता। लेकिन इतने फैशन के हम देख रहे थे फोटो आमतौर पे करते हैं, तो पत्नियों को दिक्कत होती कहाँ मॉडल्स के साथ? नहीं, उनको मेरा बहुत विश्वास है। अच्छा। उनको वो बहुत मालूम है कि बंदा चुपचाप खींचेगा, सीधे घर आएगा और उसको कहीं इसको कोई मतलब नहीं है। आगे कुछ और प्लान है फोटोग्राफी को लेके?
अब एक अभी कुछ मैंने जैसे इतने साल मैंने 10-12 साल इमामबाड़े मैंने काम किया, उसमें एक कुछ कलेक्टिव वर्क मैंने निकाल रखा है, उसमें एक्सट्रैक्ट काम है, उसको मैं ब्लैक एंड वाइट में अच्छा मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ। अगर इस साल कुछ थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल नहीं, कोरोना होना अगर कुछ नहीं हुआ, मैं भी शायद 2-3 महीने में या साल में मैं इसको एक बार एग्जिबिट में कर दूंगा। शायद हो सकता है ये मामला मेरा शायद आखिरी हो शो। अच्छा। जी जी। नहीं, हमें तो चाहिए कि भाई आप लगातार शोज़ करते रहें, इमामबाड़ा भी जी। बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, ये अजय जी के साथ हमारी बातचीत थी। कुछ आप और कहना चाहते हो चलते चलते? मैं तो सबसे यही कहूँगा कि जिसका जो भी पैशन है, कोई भी उम्र हो, आप जेंट्स हो, लेडीज़ हो, बच्चे हो, ओल्ड हो, बुजुर्ग हो, आपके अंदर जो पैशन है वो आप उसको ज़रूर फॉलो करिए। आपके अंदर जो टैलेंट है वो दुनिया को ज़रूर दिखाइए। जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, अगर आपका पैशन प्रोफेशन बन गया, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मेरा पैशन है, स्ट्रेस बस्टर है मेरा ये, और अगर मैं ये करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने लिए करता हूँ। मेरा काम अगर किसी को पसंद आए तो ठीक, नहीं पसंद आए तो ठीक, अगर मैं अपने से सेटिस्फाइड हूँ अपने काम से। जैसे मैंने शुरू में कोई भी फ़ोटो खींचता था तो मैं अगर फेसबुक पे अपलोड करता था, कुछ सीनियर फोटोग्राफर कहते हैं क्यों अपलोड करते हो, इतनी अच्छी तस्वीर है, उसको बाद में कभी करना, एग्जिबिट करना। तो मेरा रिप्लाई यही होता था, सर मैं इसलिए अपलोड करता हूँ कि अगर मैंने ये खींची तस्वीर, इससे और बेहतर भी खींच सकता था। तो अगर मैंने वो उसको पोस्ट कर दिया तो अब मुझसे इससे बेटर, मुझे यही सेम तस्वीर मुझे इससे बेटर खींचनी चाहिए, बेटर कॉम्पोजिशन में या बेटर फ्रेमिंग में। इससे मैं अपना बार खुद रेस कर रहा हूँ मैं। अगर मैंने छुपा कर रख लिया तो मैं कहीं ना कहीं अपने को रोक लूंगा, पता ही नहीं, मैं सोचूंगा मैंने तो बहुत अच्छी की ली। तो इसका मुझे बेनिफिट भी मिला। मैं सीखता गया कॉम्पोजिशन में, फ्रेमिंग में। जब मैं अपलोड कर देता था फेसबुक पे, फिर मैं लोगों के कमेंट व्यूज़ पढ़ता था। बहुत से लोग अच्छे भी हमको एडवाइस करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली फोटो खींचने वाला ही सिर्फ बहुत बड़ा जानकार होता है, देखने वाले भी बहुत बड़े जानकार होते हैं। अगर भाई वही डिसाइड करते हैं कि ये फोटोग्राफर अच्छा है कि बुरा है, वही डिसाइड करते हैं। कि एक फिल्म आई, डायरेक्टर सोचता हमने तो बहुत अच्छी बनाई, दर्शक ने नहीं देखा, दर्शक ही तय करेगा कि आप अच्छे डायरेक्टर थे ना थे, वही पास फेल करता है। तो सेम थिंग मेरे व्यूअर्स हैं, कभी उन्होंने मुझे कभी फेल नहीं किया। मैं उनका जो शुक्रगुजार हूँ सबका। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।